हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे भाई। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर अधिगम के लिए आकलन या फिर मेरे भाई असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे आज, वेरिएबल्स यानी चर। उसके बाद समझेंगे टेस्ट यानी परीक्षण को। ठीक है, देखो इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं फोर्थ पेपर में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग समझे थे मेरे भाई असेसमेंट यानी मेरे भाई आकलन को, उसके बाद समझे थे इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन को। दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंट है, तो जो लोग अभी तक उन लेक्चरों को नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और सारे लेक्चर को एक बार अच्छे से देखो। आपका फोर्थ पेपर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो मैं जब ये फोर्थ पेपर स्टार्ट किया था तो ये बताया था जो आपका फर्स्ट इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है ना मेरे भाई, वो है मेरे भाई आकलन, मूल्यांकन और परीक्षण। तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। यदि तीनों टॉपिक को आप लोग बेसिक से कवर कर लोगे तो समझो आप 50 से 60% सिलेबस यहीं से कवर कर लोगे, फर्स्ट चैप्टर से ही। ठीक है, चलो इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं, इसमें हम लोग समझेंगे परीक्षण को, यानी चर और परीक्षण दोनों को समझेंगे बेसिक से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूरा लेक्चर बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, चलो चर और परीक्षण को समझने से पहले थोड़ा सा ये समझो, आकलन मापनियाँ इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ भी लिया जाता है कि आकलन मापनियों को डिफाइन करो। देखो मेरे भाई, आकलन मापनियाँ 3-4 पॉइंट से मिलकर बनती। सबसे फर्स्ट है मेरे भाई कि नामित आकलन, उसके बाद क्रमित आकलन, उसके बाद आंतरिक आकलन, उसके बाद अनुपातिक आकलन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसका उदाहरण समझते चलो। देखो, जो नामित आकलन और क्रमित आकलन है इसको हम लोग गुणात्मक आकलन भी कह सकते हैं। उसके बाद जो आंतरिक आकलन और अनुपातिक आकलन है इन्हें हम मात्रात्मक आकलन भी कह सकते हैं। जैसे नामित आकलन में ना हम लोग ऐसे आकलन करते हैं, जैसे मान लो कोई ग्रामीण हो गया, कोई शहरी हो गया, कोई कला वर्ग से हो गया, कोई साइंस वर्ग से हो गया, एक हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, एक हम नाम से इसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्रमित आकलन में वो आएंगे ना जो मेरे भाई, जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है तो उसको मान लो ए वर्ग में रख दिया, कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है उसको अलग वर्ग में रख दिया। तो इस तरीके से एक क्रम के रूप में रखते हैं। इसमें हम लोग कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करते, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ गुणात्मक प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कहोगे सर मात्रात्मक और गुणात्मक को भी समझा दो। देखो मेरे भाई, गुणात्मक क्या होता है और मात्रात्मक क्या होता है पहले ये से समझो। देखो आपकी, देखो गुणात्मक में ना आपकी जो बुद्धि है ना इसको हम लोग किसी कोई नंबर दे सकते हैं क्या? आप कितने चालाक हो हम नंबर दे सकते हैं क्या? ये गुणात्मक के रूप में आएंगे। लेकिन आपकी हाइट 5 फुट है तो एक हम इसके मात्रात्मक के रूप में काउंट करते हैं। तो गुणात्मक क्या होता है ना, एक समग्र रूप में होता है, और मात्रात्मक इंडिविजुअली होता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आंतरिक आकलन। आंतरिक आकलन में समझो हम थोड़ा सा मेरे भाई शून्य का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इसको शून्य कहने का अर्थ ये है कि इसमें थोड़ा सा मात्रात्मक रूप में आ जाता है। जैसे कोई बच्चा मान लो 100 में से 100 और 80 के बीच नंबर पाया तो हम इसे एक ग्रेडिंग दे देते हैं। यानी आंतरिक आकलन को हम एक ग्रेडिंग आकलन भी कह सकते हैं। तो मेरे भाई एक ग्रेडिंग आकलन मापनियाँ भी कह सकते हैं। जैसे 100 से अगर 80 के बीच जो बच्चा नंबर पाया उसे हम लोग ए में रख देंगे। उसके बाद 80 से जो 60 के बीच पाया उसे बी में। तो यानी इसमें हम लोग ग्रेडिंग का भी प्रयोग करते हैं आंतरिक आकलन में। ठीक है, उसके बाद अनुपातिक आकलन इंपॉर्टेंट है। इसमें समझो हम लोग टोटली शून्य का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें हम लोग मात्रात्मक चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें हम लोग परसेंटेज भी देते हैं बच्चों को। जैसे कोई बच्चा मान लो है 100 में से मान लो 80 नंबर पाया है तो मेरे भाई इस किसको रखेंगे इसमें, तो अनुपातिक आकलन में इसको रखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग साधारण साधारण बात यह है कि इसमें हम लोग परसेंटेज का भी प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि देखो आकलन मापनियाँ 4 होती हैं, बस नाम इंपॉर्टेंट है इतने याद रखो। नामित आकलन, उसके बाद मेरे भाई क्रमित आकलन, उसके बाद अनुपातिक आकलन, उसके बाद आंतरिक आकलन। ये चारों चीज़ों को समझते चलो। ठीक है, आकलन मापनियाँ ये 4 होती हैं, स्केल ऑफ असेसमेंट 4 होते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग अभी चलते, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई चर, वेरिएबल्स। पीडीएफ तो शेयर करूंगा लेकिन जो समझा दे रहा हूँ इसको अपने दिमाग में बना के रखना। वेरिएबल्स क्या होते हैं ना मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना। कभी कभी 2 नंबर का पूछ भी देता है तो सीधे सीधे लिखना, जो बदलते रहें, जो स्थिर ना रहें। आप कहोगे सर जी क्या बदलते रहते हैं, क्या स्थिर नहीं रहते? तो आपके भार यार, आपके भार नहीं बदलते, आपके भार बदलते रहते हैं ना। कभी आप किसी की तुलना में जो बदलते रहें, या फिर स्वयं भी। अभी कभी आपके भार क्या है, 70 केजी हैं, कभी आप थोड़ा सा भाई डाइट वाइट पे चले जाते हो तो 60 केजी हो जाते हैं। जो बदलते रहते हैं, कोई बच्चा 70 केजी का है और कोई बच्चा 60 केजी का है, तो मेरे भाई ये अलग अलग चर है ना, इंडिविजुअली चर है ना, इंडिविजुअली वेरिएबल है ना, जो बदलते रहें, जो स्थिर ना रहें। जैसे लंबाई भी, उसके बाद बुद्धि भी। बुद्धि कभी देखो क्या होता है ना, कहते हैं ना इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब देखो कोई बच्चा अगर डेली पढ़ रहा है तो देखो ठीक ठाक पढ़ने में रहेगा, पढ़ाई छोड़ देगा तो मेरे भाई उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है ना। तो क्या होगा, ये वेरिएबल्स हैं बुद्धि भी, ये इसके उदाहरण भी हैं। थोड़ा सा इसे पढ़ो, आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। चर का शाब्दिक अर्थ है जो बदलते रहें, अर्थात स्थिर ना रहें।
जो भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। किसी की हाइट मान लो 8 फीट है तो किसी की हाइट मेरे भाई 8 फीट 9 इंच है। तो इस प्रकार से हम लोग चर को इसमें समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा चर को ऐसे समझो, इंपॉर्टेंट मैं क्या आपको बता रहा हूँ। चर वो होते हैं ना जो किसी समूह में किसी व्यक्ति को विशिष्टता उसकी विशिष्ट पहचान देते हैं। जैसे सभी बच्चे मान लो अगर 5 फुट के हैं, उसी में एक बच्चा 6 फुट का है, तो मेरे भाई ये इनके प्रति वेरिएबल हो गया, चर हो गया, ठीक है। और चर क्या करते हैं मेरे भाई, चर समूहों को उप समूहों में बांटते हैं। जैसे उप समूहों का कहने का अर्थ है कोई बच्चा मान लो ये 10th क्लास के बच्चे हैं, इनका एक समूह है, लेकिन इसमें भी आप कैसे बांट सकते हो। कोई बच्चा बहुत तेज है तो आप उसे जो कि ए सेक्शन में रख दोगे, कोई बच्चा कमज़ोर है उसको बी सेक्शन में रख दोगे। तो ये एक वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो भैया समूहों को उप समूहों में भी बांटते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। थोड़ी सी बड़ी टॉपिक है, इसको जो मैं समझा रहा हूँ समझ लो, बाकी ये जो मैं शेयर करूँगा पीडीएफ आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगों के आधार पर मेरे भाई चर को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले फर्स्ट क्या है, स्वतंत्र चर। चर को मेरे भाई बोलते हैं परिवर्ती, ठीक है। स्वतंत्र चर, उसके बाद परतंत्र चर, उसके बाद मध्यवर्ती चर, ठीक है। इनके एग्जाम्पल सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र चर में वो आएंगे ना, जैसे आपके शिक्षक। शिक्षक किस में आएंगे, स्वतंत्र चर में आएंगे। उसके बाद परतंत्र में कौन आएंगे, छात्र यानी स्टूडेंट। उसके बाद मध्यवर्ती में जो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच मेरे भाई सामंजस्य स्थापित करे, या फिर भाषा या फिर अधिगम और शिक्षण की जो मेरे भाई उत्पन्न करे, वो आएंगे मध्यवर्ती चर में। तो जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, चौक, डस्टर, बुक, पेन, मेरे भाई भाषा, ये सब किस में आएंगे, ये बताओ। यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक शिक्षक है, और शिक्षक आया कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ बुक से पढ़ा ही नहीं रहा है, तो अधिगम होगा नहीं ना होगा। तो मेरे भाई उनके बीच सामंजस्य स्थापित कौन कर रहा है, बुक कर रहा है, इनकी भाषा कर रही है, तो ये आएंगे मध्यवर्ती चर में, ठीक है। इन तीनों को चीज़ों को समझना, इनके उदाहरण जो है वो समझते रहना कि स्वतंत्र चर में कौन आएंगे, तो मेरे भाई शिक्षक, और उसके बाद जो डिपेंडेंट में कौन आएंगे, तो स्टूडेंट। उसके बाद इंटरवेनिंग में कौन आएंगे, तो वो मेरे भाई आएंगे एक जो इंटरवेनिंग में कौन आएगा, तो एक आएगी बुक, या फिर जो भी जिस भी शिक्षण प्रक्रिया में जो भी हम संसाधन उपयोग करते हैं, वो आएंगे मेरे भाई मध्यवर्ती चर में, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा ये भी समझते चलो, सतत चर और असत चर क्या होते हैं। देखो मान लो 3 से कोई किसी परिवार की संख्या 3 से स्टार्ट होकर 5 तक जाती है, यानी किसी की मान लो उसकी पहले जो संख्या कितनी थी, किसी परिवार की 3 है, फिर धीरे धीरे वो 5 बढ़ गई, तो मेरे भाई 4 है ना, बीच में एक गैप है ना, इसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी 3 4 5। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते किसी परिवार की जनसंख्या 3 है, कुछ दिनों बाद मेरे भाई 3.5 हो गई, ऐसे नहीं कह सकते। तो जो 3.5 है वो असत चर है, और मेरे भाई जो 3 4 5 है ये क्या है, एक सतत चर है, ठीक है। यानी इसमें लंबाई भार एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच मान संभव हो, वो कहते हैं सतत चर। इनके एक लंबाई से दूसरे मान के बीच एक मान संभव है ना 4, लेकिन इसके बीच नहीं है, ठीक है। परिवार के बीच 3.5 नहीं हो सकता, तो ये असत चर है। इस तरीके से आप लोग ये समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है परीक्षण। लास्ट में मैं ये भी बात करूंगा कैसे आप 4th पेपर को अच्छे से कर सकते हो, तो एक बार चीज़ों को सुनते चलो, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट था परीक्षण। देखो परीक्षण को अच्छे से समझाने से पहले मैं 2 पॉइंट अपने भाषा में समझाता हूँ, परीक्षण क्या होता है। ये बताओ, आप शुरू में जब परीक्षा पेपर देने जाते हो तो आपके पास एक पेपर आता है ना, तभी ना वो पेपर को देख के कॉपी लिखते हो। मैं आपको जो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, फिर आप लोग लिख के अपनी कॉपी भेजते हो, तो क्या होता है, मैं आपको एक पेपर ही तो देता हूँ, एक परीक्षण तो आपका करता हूँ। तो मेरे भाई टेस्ट क्या हुआ, टेस्ट देखो 2 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, ये समझते चलो। एक तो मेरे भाई अध्यापक निर्मित होता है, एक मानकीकृत होता है। जो अध्यापक निर्मित होता है ना, इसे हम थोड़ा सा असंवैधानिक भी कह सकते हैं। इसे एक अध्यापक सिर्फ इसलिए डिजाइन करता है ताकि बच्चे मेन एग्जाम से पहले कितना सीखे हैं उसका हम लोग आकलन कर सकें। और जो मानकीकृत होता है ये मेरे भाई वस्तुनिष्ठ होता है, ये मेरे भाई प्रमाणिक होता है, ठीक है। इससे कि क्या होता है, आपके फाइनल रिजल्ट बनते हैं। तो देखो परीक्षण का अर्थ एवं लक्षण। परीक्षण व्यक्ति के मेरे भाई समस्त मानसिक योग्यताओं, व्यक्तित्व गुणों का मापन का वह साधन है जो उनके प्रति निर्णय लेने व समझ में सहायक होते हैं। यानी बच्चा जो कुछ पूरे साल सीखा है मेरे भाई, लास्ट में हम जब एग्जाम लेते हैं ना, तो तभी तो पता चलता है, तो वही तो है हमारा टेस्ट, ठीक है। कुछ मनोवैज्ञानिक इसके बारे में क्या क्या कहे थे, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये है मन का, जो कि मन के अनुसार क्या होता है। ये मन नहीं है, ये मन मनोवैज्ञानिक है। परीक्षण वह परीक्षा है जो समूहों में किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिक्षमता एवं उपलब्धियों के सापेक्ष स्थिति को व्यक्त करता है। ये होता है आपका परीक्षण, ठीक है। चलो ये पीडीएफ शेयर करूंगा, बाकी आप लोग परीक्षण में पढ़ लेना आगे की चीज़ों, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट देखो मेरे भाई ये आता है, ये मैं नोट पॉइंट इसलिए किया हूँ ताकि आप चीज़ें समझ सको। देखो परीक्षा द्वारा यानी टेस्ट द्वारा मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव
कौशल की जांच की जाती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, इससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आकलन में क्या था कि मेरे भाई बच्चों का अनुमान लगाते थे। मूल्यांकन में क्या था कि हम लोग मेरे भाई बच्चों ने कितना सीखा है पाठ्य जब समाप्त हो जाता तब जानते थे। लेकिन इसमें मेरे भाई पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक अनुभव में जो भी आप पढ़ाए हो बच्चों का मेरे भाई कितना सीखा है मात्रात्मक रूप में हम क्या करते हैं तो टेस्ट लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हो। ठीक है, चलो देखो परीक्षण का निर्माण यानी एक टेस्ट का निर्माण किन चीज़ों से मिलके बनता है ऐसे समझो। देखो फर्स्ट है परीक्षण की योजना बनाना। जब भी आप टेस्ट लेने जाते हो सबसे पहले योजना बनाते हो ना। उसके बाद प्रश्न पदों की रचना करना। योजना में क्या करते हो कि हाँ मुझे मान लो लाइट चैप्टर है, मोशन चैप्टर है, इसमें क्या है योजना बना लिए, इनसे इनसे टेस्ट लेना। उसके बाद प्रश्न पदों की रचना कि आप कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो मेरे भाई की टॉपिक को यहाँ इसमें कवर करोगे क्वेश्चन में। उसके बाद प्रश्नों का चयन, उन टॉपिक में कौन कौन से आप प्रश्न को चयन करोगे। ठीक है, उसके बाद परीक्षण का मूल्यांकन, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप लोग किए हो उसका मूल्यांकन करोगे, क्या ये मेरे भाई सही है। तो लास्ट में फाइनली क्या करते हो मूल्यांकन करते हो। ठीक है, तो ये परीक्षा का निर्माण 4 पॉइंटों से मिलके बनता है, ये अपने दिमाग में बना के रखना। ठीक है, चलो उसके बाद हम लोग ये समझते हैं परीक्षण की विशेषता। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखो परीक्षण की विशेषता में जो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है उत्तम परीक्षण की कसौटी। ठीक है, देखो इसमें जो मेरे भाई 2 भागों में इसको बांटा बांटा जाता है। सबसे एक मेरे भाई फर्स्ट है व्यवहारिक कसौटियाँ, उसके बाद तकनीकी कसौटियाँ। व्यवहारिक कसौटियाँ वो होती है ना कि बच्चे को कितना हम भैया सुगमता से एक टेस्ट पेपर तैयार करें ताकि बच्चा उसे कर सके। और विश्वसनीयता से ये है कि भैया इसमें कुछ चीज़ें मूल्य निर्धारित हैं जो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे अब चलो सबसे पहले इसे समझो। और देखो जो तकनीकी कसौटियाँ हैं ना इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है विश्वसनीयता, उसके बाद वैधता, उसके बाद मानक, इस पे भैया सेपरेट चैप्टर है तो मैं उसमें इसको कवर कराऊंगा। सबसे पहले इन 6 पॉइंटों को समझ लो, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले उद्देश्यपूर्ण टेस्ट होना चाहिए। जो आप टेस्ट पेपर लेने जा रहे हो यदि आप देखो लाइट चैप्टर पढ़ाए हो तो मोशन का मत लो टेस्ट, लाइट का ही लो। तो एक उद्देश्य होना चाहिए। व्यापकता मेरे भाई, व्यापकता और सुगमता के अंतर्गत वो आएंगे ना कि यदि आप लाइट का चैप्टर दे रहे हो तो उसमें आसान से आसान भाषा का उपयोग करो ताकि बच्चे आसानी से टेस्ट पेपर को सॉल्व कर सकें। यही सुगमता के अंदर भी यही आएगा। उसके बाद मित व्यापकता यानी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल कहने का अर्थ है मेरे भाई कम समय में बच्चे उसको सॉल्व कर सके, ज़्यादा समय नष्ट ना हो। उसके बाद शौर्यमानता यानी टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन डालो जो भैया एकदम शौर्यमान्य हो। लाइट चैप्टर से ऐसा नहीं कि भैया अलग अलग क्वेश्चंस को आप इसमें डालो, नहीं लाइट चैप्टर से रिलेटेड ही डालो जो शौर्यमान्य हो। उसके बाद प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के अंतर्गत वो आएंगे मेरे भाई जो एक दूसरे से लाइट चैप्टर रिलेट करते हों। यानी देखो लाइट चैप्टर को आप पढ़ा रहे हो तो उससे भैया उसका प्रतिनिधित्व करते हुए उसमें क्वेश्चंस को डालो। ठीक है, इन 6 पॉइंट को आप लोग ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलो देखो उत्तम इसको मैं ऐसे शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो मानक संदर्भित परीक्षण और फिर मानदंड संदर्भित परीक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो मानक संदर्भित परीक्षण वो होते हैं ना जो एक मेरे भाई मात्रा के रूप में आप किसी से तुलना करके बताते हो, लेकिन मानदंड में उसके मानसिक स्तर, ज्ञान स्तर सबका आप परीक्षण करते हो। यही बेसिक्स है, इनमें डिफरेंट है। ठीक है, चलो बाकी इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा तो आप लोग उसे पढ़ लेना। ठीक है, चलो इस प्रकार से देखो चर और परीक्षण को मैंने कवर करने का प्रयास किया। और हाँ अब फाइनली हम लोग ये बात कर लेते हैं मेरे भाई अपने 4th पेपर को आप कैसे बेहतर कर सकते हो जो न्यूमेरिकल के चक्कर में पड़े हैं। देखो न्यूमेरिकल सिर्फ एक मेरे भाई 15 नंबर का पूछता है लॉन्ग में। ठीक है, तो उसके चक्कर में पढ़ने से अच्छा है मेरे भाई जो 4 क्वेश्चंस पूछते हैं थ्योरी के, तो भैया थ्योरी पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल की ज़रूरत ही कहाँ पड़ रही है। जिनका थोड़ा सा मैथ वीक है मेरे भाई तो वो क्यों न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ रहे हो। तो थ्योरी से आप अपना कवर कर सकते हो, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, बाकी हाँ हो सकता है तो मैं जो आपका कि जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँ 4th पेपर का तो उसमें मैं न्यूमेरिकल को भी समझा दूंगा, तो परेशान मत हो। ठीक है, चारों पेपर का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी फर्स्ट पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिया हूँ, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ का बचा हुआ है तो भैया उसको मैं एक्सप्लेनिंग के साथ डिस्कस करूंगा, तो परेशान मत हो। ठीक है, आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा 4th पेपर में भी, तो परेशान नहीं होना। ठीक है, चलो